Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 22nd of May 2020. So before we start friends, I would like to say one thing that you people are not giving proper feedback of the videos which we provide, है ना। हम आपके लिए हर दिन नया कंटेंट लाने की सोचते हैं, बट यू पीपल डोंट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू दैट। आप वीडियोस लाइक भी नहीं करते, अगर आपको पसंद आ रहा है तो भी आप लाइक नहीं करते। मतलब व्हाट इज द हेजिटेशन, व्हाट इज द शर्म इन लाइकिंग द वीडियो। क्या मतलब क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आप लोग वीडियोस लाइक नहीं कर पा रहे हो, है ना। सो दैट इज नॉट चार्जेबल, यू कैन डू दैट फॉर फ्री ओनली, है ना। सो दैट यू शुड डू फ्रॉम योर साइड, at least you should respond properly to the hard work which our team is doing, so that will only motivate us to do more. आपको चीज़ें हर चीज़ चाहिए, वीडियो 9 बजे चाहिए और कंटेंट ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, हम मैप ऑफ द डे चाहिए, बट लाइक नहीं करना, है ना। तो दैट शुड नॉट हैपन, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द एफर्ट्स दैट आवर टीम इज पुटिंग ऑन, ओके। दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। सो आई होप कि आप प्रॉपरली, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करो ना, अगर नहीं पसंद आ रहा तो बताओ क्या नहीं पसंद आ रहा है उस चीज़ में, तो यू शुड डू दैट एटलीस्ट फ्रॉम योर साइड, ओके। वी आर नॉट, ये चीज आपको समझनी चाहिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी समटाइम्स सीन इन न्यूज इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। तो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी रिसेंटली न्यूज में था, वो किस आर्टिकल का पार्ट है? ऑप्शंस आर ए आर्टिकल 13, बी आर्टिकल 19, सी आर्टिकल 21 या डी आर्टिकल 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ का पार्ट है एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है। ये प्रिंसिपल अभी रिसेंटली न्यूज में आया था जब स्टायरीन गैस का लीक हुआ था विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स के। तो एनजीटी ने जो था वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने जजमेंट दिया था रिसेंटली, तो तभी ये न्यूज में आया था, हमने डिस्कस किया इसको ऑलरेडी। आगे मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि नाम के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कह रहे हैं, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1961 विद 29 मेंबर्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट इज द मेन मीटिंग एंड इज हेल्ड एवरी 2 years। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इंडिया हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द लास्ट 2 समिट्स हेल्ड इन 2017 एंड 2019। तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो सही है, 1960 29 मेंबर्स के साथ बना था, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि हर 2 साल में नहीं होती, ये फ्यू ईयर्स में होती, मतलब एवरी फ्यू ईयर्स, मतलब कि कोई फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं कि 2 साल में होगा कि 3 साल में होगा, ये कभी भी हो सकता है ना। इंडिया इज नॉट पार्टिसिपेटेड इन लास्ट 2, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट गए थे, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो वन ओनली विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर। तीसरे क्वेश्चन मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अफ्रीकन स्वाइन फीवर। अफ्रीकन स्वाइन फीवर के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। इट इज अ सीवियर वायरल डिसीज दैट अफेक्ट्स वाइल्ड एंड डोमेस्टिक पिग्स रिजल्टिंग इन एक्यूट हिमोरेजिक फीवर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज नॉट अ थ्रेट टू ह्यूमन बींग्स सिंस इट ओनली स्प्रेड्स फ्रॉम एनिमल्स टू अदर एनिमल्स। एट प्रेजेंट देयर इज नो अप्रूव्ड वैक्सीन फॉर द डिसीज। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही अफ्रीकन स्वाइन फीवर के रिगार्डिंग सही है। अभी रिसेंटली इंडिया में पहला केस इसका देखने को मिला एंड इस कारण से ये न्यूज में था। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही सही है, 1 2 3 डी विल बी द आंसर फॉर दिस, ओके। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज क्वेश्चंस। कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। अब कुछ फैक्चुअल न्यूज आइटम जो दूसरे न्यूज पेपर्स और इन सब की जगह में आए हैं। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो है जोगी घोपा के नाम से। तो जोगी घोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क कहाँ पर है? वो असम में। अभी रिसेंटली ये न्यूज में आया था कि इसको इंक्लूड किया गया है फॉर इंडिया बांग्लादेश ट्रांजिट एंड ऑल, उसमें रूट्स में इसको इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये न्यूज में था। तो जोगी घोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क की अगर लोकेशन अगर आपसे पूछ ले कि न्यूज में था कहाँ पर है, तो जोगी घोपा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क आपका असम में है। दूसरा जो न्यूज है वो है कि जो सन टेम्पल कोणार्क का है, कोणार्क सन टेम्पल, उसका 100% सोलराइजेशन होगा। तो स्कीम लॉन्च की गई है फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ द कोणार्क सन टेम्पल। कौन सी मिनिस्ट्री करेगी ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको करेगी, सोलराइज करेगी कोणार्क सन टेम्पल के बारे में, ठीक है ना। कोणार्क सन टेम्पल ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट अगर आपसे पूछे कोई, तो स्टेट आपको पता है कि उड़ीसा स्टेट में है ये। तो कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसने कंप्लीट सोलराइजेशन 100% सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल की स्कीम लॉन्च की है। व्हाट इज अ सोनिक बूम? सोनिक बूम क्या है? तो एक साउंड इफेक्ट कॉज होता है जब हाई स्पीड फ्लाइट्स आती हैं, तब एक साउंड इफेक्ट होता है, उसको सोनिक बूम कहते हैं, ठीक है ना। जब जेट्स जो है वो साउंड की स्पीड से ज्यादा मूव करते हैं, यानी कि 1225 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा मूव करने लगते हैं, उस समय एक साउंड आता है बहुत ज्यादा तेज, उसको सोनिक बूम कहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की
के चेयरमैन के रूप में चार्ज लेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन वो टेक चार्ज एज WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन। एंड WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है और एक दूसरी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन वाला काम है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम है, कि जो डिसीजंस ले आते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन का काम एग्जीक्यूटिव बोर्ड करता है। तो दैट इज अ गुड थिंग। जो हेडक्वार्टर है WHO का वो जिनीवा में है, स्विट्जरलैंड में जेनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ 3-4 फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स थे जिनके बारे में आपको बताना ज़रूरी था। आगे मूव करते हैं हम एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम, सॉरी नॉट एडिटोरियल सेक्शन, मैप ऑफ द डे में आते हैं। तो आज जो मैप ऑफ द डे हम डिस्कस करेंगे वो है ईरान का मैप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ईरान के मैं आपको पॉलिटिकल लैंड बॉर्डर्स दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। तो 7 कंट्रीज है जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। पहला है अजरबैजान, दूसरा है आर्मेनिया, तीसरा है टर्की, चौथा है इराक, ये 4 इधर हो गए। देन आपका 5वां है तुर्कमेनिस्तान, 6वां है अफगानिस्तान और 7वां है आपका पाकिस्तान। ठीक है, तो दीज आर द 7 कंट्रीज विद विच ईरान शेयर्स इट्स बॉर्डर। ईरान की कैपिटल जो है वो तेहरान है। फिर से सुन लो नाम, अजरबैजान, आर्मेनिया, टर्की, इराक, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड तो वाटर बॉडीज अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर ये कैस्पियन सी है, नीचे आपका यहाँ पे पर्शियन गल्फ है। तो इन दोनों के साथ शेयर करता है बॉर्डर। ठीक है ना, अब आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके कुछ फिजिकल फीचर्स भी हैं जिनके बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिकल फीचर्स के नाम पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो फिजिकल फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको दश्ते काविर दिख रहा होगा। ये डेजर्ट है, दश्ते काविर डेजर्ट है, इसको दश्ते काविर बोलते हो, दश्ते लुत। ये 2 इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स है जो कि हैं दश्ते काविर और दश्ते लुत, 2 डेजर्ट है। देन यहाँ पे जैग्रोस माउंटेन आपको दिख रहा होगा, जैग्रोस माउंटेन दिख रहा होगा, एल्बर्ज माउंटेन भी आपको दिख रहा होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आपका लोकेशंस हैं, जो कि ये 4 इंपॉर्टेंट है, दश्ते काविर और दश्ते लुत, ये 2 तो आपके डेजर्ट हो गए, और ये जैग्रोस माउंटेन्स और एल्बुर्ज माउंटेन, तो ये आपके 2 यहाँ पे हो गए। ठीक है ना, तेहरान कैपिटल मैंने आपको बता दी है। कोम सिटी, जो ये कौम की सिटी है वो भी ईरान में देखो। ओके, करमनशाह यहाँ पे है, तबरीज यहाँ पर है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मशाद यहाँ पर है, देन शिराज यहाँ पे है, अहवाज यहाँ पर है। ठीक है ना, तो ये आप कुछ लोकेशंस भी याद रखिएगा। 7 जो कंट्री जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है वो बता दिया मैंने, दश्ते काविर, दश्ते लुत, जैग्रोस, एल्बुर्ज, ये आपको बता दिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके बारे में आपको जानना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ठीक है, आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ और ज़्यादा देखते हैं। तो लास्ट से आते हैं, पहले लास्ट से आएंगे, लास्ट में एडिटोरियल डिस्कस कर लेंगे ना, उसके बाद कोई न्यूज़ ऐसी है नहीं जिसके बाद हम डिस्कस करें। तो यहाँ पे लास्ट से अगर हम आए, देखते हैं कौन सी न्यूज़ डिस्कस करनी। तो व्हेन एन आई ऑन यूएस इलेक्शन ईरान ट्राइज अ न्यू टैक। अब यहाँ पे क्या है कि ईरान ने एक नई ट्रिक इस्तेमाल करना शुरू किया। अगर आप अभी तक ईरान का अगर आप एटीट्यूड देखें तो वो क्या रहता था, वो थोड़ा रिटेलिएशन का और थोड़ा इस तरह का रहता था कि अमेरिका से वो एंटी जाते थे। बट अभी एक नई टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की है जिसमें उन्होंने मॉडरेशन और कोऑपरेशन की बात की है। इंस्टेड ऑफ पॉलिसी ऑफ प्रोवोकेशन दे आर गोइंग फॉर द लिमिटेड कोऑपरेशन। ये ईरान की न्यूज़ थी, इसीलिए मैंने आज आपको ईरान का पूरा मैप बताया है ना। ईरान की जो पॉलिटिकल और फिजिकल फीचर्स थे मैंने आपको बताया इसलिए था कि आपको ईरान के बारे में क्लैरिटी रहे। काफी इंपॉर्टेंट लोकेशन है ईरान, न्यूज में भी रहता है, पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो दैट इज द थिंग विच व्हाई वी डिस्कस्ड दैट। तो यहाँ पे याद रखिएगा बेसिकली कि ईरान ने अपना शिफ्ट किया है पॉलिसी में, फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ प्रोवोकेशन टू द पॉलिसी ऑफ लिमिटेड कोऑपरेशन। तो ये आपको याद रखना है कि अभी हुआ क्या कि आफ्टर मंथ्स ऑफ हिट एंड रन अटैक्स ऑन यूएस फोर्सेस, इराक में जो यूएस फोर्सेस थी ना वहां पे अटैक करते थे बार बार, ईरान वाले अटैक करके छुप जाते थे। तो अभी उन्होंने इस चीज को कॉल्ड ऑफ कर लिया, ईरान ने इसको कॉल ऑफ कर लिया। जो उनकी प्रॉक्सी मिलिशिया थी उनको उन्होंने हटा दिया है वहां से। नाउ दे आर नॉट अटैकिंग ऑन द यूएस फोर्सेस। सो दैट इज अ थिंग, दैट इज एन एक्ट ऑफ सरप्राइज व्हिच हैज बीन गिवन बाय ईरान टू अमेरिका। ओके, अब देखते हैं कि अमेरिका इसको किस तरीके से रिटेलिएट करता है, किस तरीके से इसका आंसर देता है ना। एंड अब ईरान जो है, आई होप कि ईरान भी पीसफुल इकोनॉमिक सैंक्शंस से हटना चाहता होगा, क्योंकि ईरान को भी बहुत ज़्यादा जो टेंशंस एस्केलेट हो रही थी ईरान और अमेरिका के बीच, उस कारण से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। अमेरिका के जो सैंक्शंस थे वो पूरे लगे हुए थे और वो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। ये भी एक रीज़न है कि क्यों बेसिकली ईरान ने अपनी स्टैंस को चेंज किया और क्यों वो चाहते नहीं है बेसिकली कि अमेरिका के साथ उनके रिलेशंस अच्छे ना हो। ओके, G7 ग्रुप का नाम आया। तो G7 ग्रुप के मैं एक बार मेंबर्स आपको बताता हूँ। G7 कंट्रीज की मीटिंग के बारे में आया था। तो G7 कंट्रीज में पहला कंट्री है ब्रिटेन, दूसरा है कनाडा,
तीसरा है फ्रांस, चौथा है जर्मनी, पांचवा है इटली, छठवां है जापान एंड सातवां यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, ये याद रखिएगा कि 7 कंट्रीज हैं जो कि G7 में इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका ब्रिटेन, दूसरा है कनाडा, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जर्मनी, पांचवा है इटली, छठवां है जापान और सातवां है यूनाइटेड स्टेट्स। ये मेंबर्स याद रखना, पूछ सकता है, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। इसमें एक G8 था पहले जिसमें आपका रशिया भी था, लेकिन रशिया को फिर हटा दिया गया टू वायलेशंस ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ अदर कंट्रीज। फिर इसके बाद एक और चीज आती है ना कि G7 के इनिशिएटिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बनी है जिसका नाम है FATF। ओके, तो 1989 में G7 के इनिशिएटिव से 1989 में बनाया गया था FATF को, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है ना। तो G7 के समिट के बारे में बात चल रही थी कि कैंप डेविड में समिट होने वाला है। ओके, एंड उसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ थी। हमने 7 मेंबर देख लिए, वो जरूर याद रखना क्योंकि मेंबर्स ही पूछेगा जब भी क्वेश्चन आएगा G7 पे, तो बेसिकली मेंबर ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है, तो यू कैन मूव विद मी एज वेल। यहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बैडली अफेक्टेड ड्यू टू लॉकडाउन, तो ये क्वेश्चन आपका मेंस में क्वेश्चन आ सकता है बेसिकली कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। एक स्पेशल ग्रुप ऑफ, जैसे पूछता है कई बार कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट वुमेन पे क्या पड़ा, या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट मैन पे क्या पड़ा, या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट ओल्डर सिटीजन पे क्या पड़ा। सेम उसी तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट आपके डिसेबल्ड लोगों पर कैसे पड़ा। तो बेसिकली उसी का न्यूज़ है कि कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ी, जैसे कि लिमिटेड एक्सेस टू डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एसेंशियल्स, जो एसेंशियल आइटम्स है उनकी लिमिटेड डिलीवरी होंगे। देन गवर्नमेंट हेल्पलाइन नंबर की एक्सेस भी उनको नहीं मिल पाई। ओके, देन तीसरा था फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया वो भी उनको नहीं मिल पाया। तो बहुत सारे की प्रॉब्लम्स थे जो कि फेस किए गए बाय द पर्सन्स ऑफ डिसेबिलिटी। लिमिटेड एक्सेस टू डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, गवर्नमेंट हेल्पलाइंस की जो एक्सेस थी वो नहीं रही। तीसरा है कि जो आपका बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए, उनके अकाउंट में जाना चाहिए पैसा, वो सब नहीं गया। तो दीज वर द 3-4 प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाय द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। अगर आप देखें तो 67% जो थे उनको कोई एक्सेस नहीं मिली। 67% ऑफ द डिसेबल्ड डू नॉट गेट डिडंट गेट एनी एक्सेस टू द डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। ओनली 22% confirmed that they have access to essentials. Then 48% has no access to government helpline. 63% had not received the financial assistance for the persons of disability as announced by the finance ministry. तो ये कुछ इश्यूज थे जो कि persons with disability को फेस करने पड़े। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग देम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। कांग्रेस लॉन्चेस किसान न्याय स्कीम, तो ये लॉन्च की गई थी कल क्यों लॉन्च की गई थी? क्योंकि कल इंडियन नेशनल टेररिज्म डे भी था। क्यों था? क्योंकि यहाँ पे राजीव गांधी जी की जो है वो हत्या कर दी गई थी इसी दिन। ओके, श्री पेरुम्बदूर में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस ओकेजन को नेशनल टेररिज्म एंटी टेररिज्म डे की तरह मनाया जाता है, एंटी टेररिज्म डे की तरह के रूप में मनाया जाता है। और उसी के उसमें किसान न्याय स्कीम कांग्रेस ने लॉन्च की है, ठीक है ना। अब रिलीज जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल डिटेनी से CCG, तो ये CCG क्या है? ये है कंसर्न्ड सिटीजन ग्रुप। द कंसर्न्ड सिटीजन ग्रुप ये बेसिकली एक तरीके से NGO की तरह काम करता है, जिसको कि कौन हेड करता है? फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा इसको हेड करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि जितने भी पॉलिटिकल डिटेनीज है जम्मू कश्मीर के, उनको आप ईद उल फितर के फेस्टिवल पर आपको उनको छोड़ देना चाहिए। द कंसर्न्ड सिटीजन ग्रुप ये किसका NGO है? यशवंत सिन्हा जी का NGO है। तो इसको आप याद रखिएगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है आपसे यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं कि कंसर्न सिटीजन ग्रुप क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, इस तरीके से नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है ना, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। वॉच पूजाज लाइव गेट प्रसाद डिलीवर्ड होम, ये बेसिकली मुजराई डिपार्टमेंट न्यूज में था, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये क्या है मुजराई डिपार्टमेंट। मुजराई डिपार्टमेंट इज इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स इन कर्नाटका बेसिकली। तो कर्नाटका के जो रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स होते हैं उनको जो लीड करता है या जो उसका इंचार्ज होता है वो आपका मुजराई डिपार्टमेंट है। तो इसलिए मैंने इसको बताया था कि आपको पता रहे कभी कि अगर मुजराई डिपार्टमेंट लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज ना हो। मुजराई डिपार्टमेंट बेसिकली कौन है? जो कि इंचार्ज है इंचार्ज ऑफ योर रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स इन कर्नाटका। ओके, तो दैट इज द थिंग। उन्होंने कहा है कि बेसिकली प्री बुकिंग के बेसिस पे आपको आप जो जितनी भी पूजा है ये लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो प्रसाद है वो भी ऑनलाइन दिया जाएगा। तो दैट इज द थिंग विच वाज देयर। आगे मूव करते हैं, एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, सिनेमा आफ्टर कोविड-19। काफी अच्छा ये आर्टिकल है। इसमें बेसिकली दो चीजों के बीच में डिफरेंस दिखाया गया है। एक तो आपका जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि आपका
आपका अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया और हॉटस्टार हो गया। दूसरा इसके अलावा आपका जो बिग सिनेमाज रहते हैं, जैसे बिग सिनेमा थिएटर जो रहते हैं, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो बताया गया। सबसे पहली बात, इंडिया के बारे में बोला गया कि वी आर द लार्जेस्ट फिल्म मेकिंग नेशन इन द वर्ल्ड। हम जो है वर्ल्ड में लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म मेकिंग नेशन है। एंड द फिल्म इंडस्ट्री ऑफर्स जॉब्स टू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स इन इंडिया। अगर आप इंपॉर्टेंस देखना चाहें फिल्म इंडस्ट्री का, तो पहली चीज तो ये कि फिल्म इंडस्ट्री जो हमारे वो सॉफ्ट पावर के रूप में काम करती है। इंडिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है बहुत ज्यादा सॉफ्ट पावर के रूप में काम करती है। जैसे शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू है। ओके, तो ये एक सॉफ्ट पावर का ही काम करता है। दूसरा, ये आर्ट का एक फॉर्म होता है, जो कि कहते हैं ना, सिनेमा इज द मिरर ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो आर्ट के फॉर्म के रूप में आप बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे इश्यूज को उठा सकते हैं, लोगों को उसके लिए अवेयर कर सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंस है वो है कि जॉब्स टू थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स, 10,000, 10,000, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को काम देती है जॉब, ये इंडस्ट्री जो है वो काम देती है, ठीक है ना। देन आपका चौथा है रेवेन्यू का काम करती है। पैसे तो आते ही, ऑब्वियसली बात है, पैसे आएंगे। तो ये कुछ 3-4 इसके बेनिफिट्स है। अगर आपसे कहीं पूछा जाए सिनेमा का इंपॉर्टेंस क्या है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये रेवेन्यू जनरेट करने का काम करती है, सॉफ्ट पावर का काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि करती है, और ये सारी चीज़ें जो है वो सिनेमा के थ्रू ही होता है। तो दैट इज द थिंग। आगे अगर देखो तो अब जो ये पैंडेमिक है, इसने थोड़ा सा सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट किया है द फिल्म व्यूइंग बिहेवियर एंड अदर इकोनॉमिक डिसीजंस अराउंड इट। तो फिल्म व्यूइंग बिहेवियर और जो इकोनॉमिक डिसीजंस अराउंड इट जो होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट किया है आपके पैंडेमिक ने। कैसे अफेक्ट किया है बताते हैं। देखो कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम हैव विटनेस्ड रिकॉर्ड सर्ज इन द सब्सक्रिप्शंस ड्यूरिंग द लॉकडाउन। अगर आप लॉकडाउन को देखें तो आपको ऑब्वियसली बात है कोई सिनेमा जाने का नहीं देखने, है ना, तो उनका जो अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार थे, इनके सब्सक्रिप्शंस में रिकॉर्ड सर्च देखने को मिला, बहुत ज्यादा बढ़ गए ये लोग, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि एवरीवन हैज सडनली टर्न टू बी अ फिल्म लवर, बट दैट दीज प्लेटफॉर्म्स ऑफर अ प्लेथोरा ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफर्स एंड पीपल लॉक्ड इनसाइड देयर होम्स। क्या होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है, ये बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको किसी अगर स्क्रीन में जाएंगे, किसी बिग सिनेमा में जाएंगे, तो आपके अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मूवीज़ में आपको ऑप्शन रहेगा। बट अगर आप नेटफ्लिक्स ओपन करते हो तो आपको हंड्रेड्स ऑफ मूवीज़, हंड्रेड्स ऑफ सीरीज़, आपको इतनी ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं, वेराइटी ऑफ ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें जो कि आपको प्रोवाइड होती है ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अ फिल्म थिएटर हैज़ टू केटर टू मेन स्ट्रीम ऑडियंस। नाउ दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू, कि जो फिल्म थिएटर होता है वो उसको मेन स्ट्रीम ऑडियंस को कवर करना होता है, बेसिकली उसका पर्पस एंटरटेनमेंट होता है। इस कारण से क्या होता है कि बहुत सारी जो अच्छी मूवी हैं, जो डिसेंट मूवीज है, जिनको दिखाना चाहिए था, वो नहीं लगा पाते हैं सिनेमा वाले। क्यों? क्योंकि मेन स्ट्रीम जो जैसे उनको मूवी किसके लिए बनाने, उनको मूवी तो भैया ऑटो वाले भी देखेंगे, उसी मूवी को रिक्शा वाला भी देखेगा, उसी मूवी को जो शराब पिया हुआ है वो भी देखेगा। तो उसको हर तरीके की ऑडियंस को केटर करना रहता है। अब वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल मूवी लगा देंगे तो कोई देखेगा ही नहीं, है ना। बहुत ज्यादा इतनी साइलेंट मूवी लगा देंगे, कोई देखेगा नहीं। तो उनको क्या होता है, मेन स्ट्रीम ऑडियंस को कवर करना रहता है, जिनका पर्पस एंटरटेनमेंट रहता है। तो बेसिकली फॉर दैट रीजन मेनी ऑफ द गुड मूवीज आर लेफ्ट फ्रॉम द सिनेमाज। और यही कारण है कि ये छोटे जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे छोटे प्लेटफॉर्म्स तो नहीं है, लेकिन जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि ये हर तरीके के सिनेमा को कैटर कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई ऐसी वो नहीं रहती है। इनमें आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आप फंस गए, आपको देखना ही देखना पड़ेगा। तो चाहे आप अच्छी चीज़ देखो, चाहे बुरी चीज़ देखो, चाहे आप कैसी भी चीज़ देखो, तो ये दोनों तरीके की चीज़ों को अपने पास रख लेते हैं। चाहे इंटरटेनमेंट पर्पज़ हो, चाहे आपका इंटेलेक्चुअल पर्पज़ हो, या जो रेयर सिनेमा है उसको भी ये शोकेस कर लेते हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स लाइक अमेजन प्राइम एंड नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कंटेजियन मूवी थी, या केरला के ऊपर निपा वायरस पे बनी एक मूवी थी वायरस, तो उन सबको ये शोकेस कर पाए। बट अगर बिग सिनेमा में अगर आप देखो तो वो नहीं कर पाते। देन एक इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये होता है कि जो आपका बिग सिनेमा है, जो आपका ये बिग स्क्रीन्स रहती है, इनको बहुत सारा सेंसर के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ऑल, तो सर्टिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप वही अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स की बात करें तो उनको सेंसर और इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती ज़्यादा, तो इनको सर्टिफिकेशन रिलीजेस जो इनके में है ज़्यादा ईजी रहता है, तो इनको वहाँ से भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन ऑथर ने अंत में ये कहा है कि अगर आप देखो तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है सोसाइटी के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम कौन यूज़ कर रहा है, तो बहुत एक छोटा सा तबका है जो यूज कर रहा है, बहुत कम लोग हैं जो यूज कर पा रहे हैं। पहली चीज तो इसके लिए स्मार्टफोन होना जरूरी है। चलो स्मार्टफोन एक बार सबके पास हो जाए तो इनके में मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहते हैं जो कि काफी ज्यादा होते हैं, ऐसे कम भी नहीं होते। नेटफ्लिक्स का फॉर एग्जांपल अगर देखो 4 स्क्रीन के लिए 800 रुपए लगता है, 800 से 900 रुपए लगता है ना। तो अगर ये चीजें देखो तो इतनी कम भी नहीं है ना। तो फॉर दैट रीजन कहना चाहिए कि ये हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता या अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आपको बिग सिनेमा, जैसे कि सिनेमा में अगर आप देखो तो महीने में अगर 4 मूवी भी अगर
आप देखते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टिकट हार्डली, अगर आप सपोज रिक्शा चलाने वाले हो, रिक्शा पुलर हो, तो आप 30 रुपये का टिकट लेके भी मूवी देख सकते हो, 20 रुपये के टिकट में मूवी देख सकते हो। आज भी ऐसी जगह है जहाँ पे 20-30 रुपये में मूवी दिखाई जाती है ना। तो जैसे आपकी नॉर्मल जो टॉकीज जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे 120 रुपये में वो 4 मूवी देख लेगा महीने भर में, है ना। तो 800 रुपये क्यों खर्च करेगा वो फालतू सब्सक्रिप्शन के। तो यही चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ को पहले स्मार्टफोन लेगा, फिर ये नाटक करेगा, फिर उसको करेगा, फिर देखेगा, लॉगिन करेगा, आईडी बनाएगा, इतना ज़्यादा नाटक क्यों करेगा, है ना। तो दैट इज़ द रीज़न कि जो पोटेंशियल व्यूअर्स हैं उनके लिए ये बिग स्क्रीन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इनका पूरा जो चलन है वो रहना चाहिए और उनका होना ज़रूरी है। सो दिस वॉज द आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे लीड, वो है वायलेशन ऑफ द राइट्स फाउंड बट नो रेमेडी गिवन। अब यहाँ पे सुरेश पार्थसारथी का ये आर्टिकल है, काफी अच्छा वो लिखते हैं आर्टिकल। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो बोली गई है कि यहाँ पे पहले तो उन्होंने मैक्सिमस का मैक्सिम बोला है कि उबी जस्ट ईबी रेमेडियम, मतलब कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, वेयर एवर देयर इज अ राइट देयर शुड बी अ रेमेडी ऑल्सो, क्योंकि जब राइट होगा तो राइट का वायलेशन भी होगा और अगर राइट का वायलेशन होगा तो राइट की रेमेडी भी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दिया, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे कि हाईलाइट किया गया था बाय बी.आर. अम्बेडकर ऑल्सो, कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉर द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। अब सुप्रीम कोर्ट हैज इनंसिएटेड अ नंबर ऑफ राइट्स व्हिच आर फाउंड ऑट टू बी मैनिफेस्ट ऑन अ प्रॉपर रीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे राइट्स ऐसे दिए हैं जो कि उन्होंने मतलब कि इवॉल्व किए हैं, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व किया। फॉर एग्जांपल राइट टू क्लीन एयर, राइट टू क्लीन एयर, शेल्टर, हेल्थ, ह्यूमन डिग्निटी, प्राइवेसी, ये सब उन्होंने अलग से फिर इवॉल्व करके निकाले हैं ना। अगर आप देखो तो कोर्ट की अगर हिस्ट्री देखो तो वहां पे बहुत सारे ऐसे देखें जहां पे वायलेशन ऑफ राइट किए गए हैं, लेकिन कोर्ट ने कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं की। कहीं तो प्रोवाइड की बट कहीं कहीं नहीं भी की। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल यानी कि FMP, फॉर्मेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में एक केस चला जहां पे 4G वहां पे बंद कर दिया गया जम्मू कश्मीर में, उसके रिगार्डिंग एक केस चला। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो उन्होंने ये कहा कि 4G इंटरनेट इन जम्मू कश्मीर वॉज पोटेंशियली डिस्प्रपोर्शनेट, जो बैन किया गया है वो डिस्प्रपोर्शनेट था। इट कुड नॉट एक्सटेंड इटसेल्फ टू रेमेडिंग द रॉन्ग बाय इशूइंग अ रिट टू द स्टेट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर रिट इशू नहीं की स्टेट गवर्नमेंट को और जो गलत हो रहा था उसको सही करने की कोशिश नहीं की। इसके अलग उन्होंने क्या किया, एक नई कमेटी बना दी और उसको चेक करने के लिए दे दिया। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि एक जो कमेटी नहीं उसमें भी तो एग्जीक्यूटिव बैठेंगे, उस कमेटी में भी तो एग्जीक्यूटिव बैठेंगे, तो मतलब कि दे आर एक्टिंग जज ऑन इन देयर ओन केस, एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट ही केस है, एग्जीक्यूटिव के ही कमेटी अगर बना दी तो एक्टिंग इन देयर ओन केस हो गया। तो कुल मिलाकर के जहां पे सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू कर देनी चाहिए थी स्टेट के अगेंस्ट और वहां पे उनको जो रॉन्ग हो रहा है उसको सही करना चाहिए था, वहां पे उन्होंने वो चीज ना करके क्या किया बेसिकली कि उन्हीं के हाथ में दे दिया पूरा फैसला। अब हुआ क्या कि जुडिशरी का जो रोल है दैट ऑट टू व्हाट जुडिशरीज रोल ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, उसका रोल ये होना चाहिए कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह पार्लियामेंट्री एंड एग्जीक्यूटिव एक्शंस के ऊपर एक चेक बना करके रखे। चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है इंडिया में, तो उसका काम ये है बेसिकली कि वो एक इंडिपेंडेंट प्लेयर के रूप में पार्लियामेंट्री एंड एग्जीक्यूटिव जो एक्शंस है उनके ऊपर चेक बना करके रखे। सो दैट शुड हैव बीन डन। अब यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल ले कि कभी तो सुप्रीम कोर्ट अलग एक्ट करता है, कभी दूसरी तरीके से एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अनुराधा भसीन का जो केस जनवरी में जिसका जजमेंट आया था, अनुराधा भसीन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है, आपका जो इंटरनेट का राइट है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड है, ओके, फ्रीडम है आपको यूज करने के नॉन। लेकिन उस समय भी उन्होंने 4G में जो ये इस तरह से बैन लगाया था सुप्रीम आपकी गवर्नमेंट ने, उसके अगेंस्ट उन्होंने कोई चीज नहीं कही थी। तो लेकिन फिर भी चलो अनुराधा भसीन के केस में उन्होंने ये तो कहा कि आपके पास इंटरनेट का राइट है। उसी बेसिस पे जो FMP है, जो आपका मीडिया प्रोफेशनल्स का ग्रुप है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने उसी बेसिस पे अनुराधा भसीन के केस के को ही बेस बना करके उन्होंने 4G इंटरनेट को स्टार्ट करने के लिए केस किया था बेसिकली, है ना। तो इसी केस को बेस बना करके उन्होंने रखा था। लेकिन इस बार जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कुछ और ही आया, उन्होंने कुछ और ही कह दिया। अब ऑथर ने यहाँ पे क्या किया कि आपको जब भी
ये देखना है कि ये जो बैन है वो सही है या नहीं है, तो आपको एक रिगरस टेस्ट एनालिसिस करना चाहिए। 3 चीजें देखनी चाहिए। पहली चीज ये कि प्रिडिकेटेड ऑन लेजिटिमेट ग्राउंड, जो ये बैन होना चाहिए वो लेजिटिमेट ग्राउंड में प्रिडिकेट होना चाहिए। दूसरा, इट वाज एट लीस्ट इंट्रूसिव मेजर अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट, ये लीस्ट इंट्रूसिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंट्रूसिव नहीं होना चाहिए। तीसरा, वेदर ऑन अ बैलेंस ऑफ द कंपीटिंग इंटरेस्ट द रिस्ट्रिक्शन वाज जस्टिफाइड, ये रिस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड होना चाहिए। पहला तो लेजिटिमेट ग्राउंड होना चाहिए, लीस्ट इंट्रूसिव होना चाहिए और लेजिटिमेट ग्राउंड्स में होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरा जो है आपका वो ये है कि मतलब रेस्ट्रिक्शन जो है वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, फैक्ट एनालिसिस से बचने के लिए बेसिकली ये नहीं करना चाहिए, उनको फैक्ट्स का एनालिसिस करनी चाहिए। एंड अगर आप उनको लगता है कि कुछ गलत हुआ, देन इट मस्ट इशू अ रिट टू रेमेडी द रॉन्ग, ओके, इट शुड इशू द रिट टू रेमेडी द रॉन्ग थिंग। दिस इज व्हाट द ऑथर सजेस्ट इन दिस आर्टिकल। काफी अच्छा आर्टिकल था एंड ये आर्टिकल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था एंड काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें अनुराधा भसीन का केस हो गया, एफएमपी मीडिया प्रोफेशनल का केस हो गया, तो ये कुछ केसेस थे जिनके बारे में जानना आपको ज़रूरी था। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। यहाँ पे एलएसी की बात चल रही, कीपिंग द पीस, इंडिया एंड चाइना मस्ट एंड द टेंशंस ऑन द बॉर्डर बाय क्लैरिफाइंग द एलएसी। अब एलएसी मैंने ऑलरेडी आपको उस दिन भी बताया था कि एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। पहला मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर यहाँ पे लद्दाख वाले रीजन है इसको वेस्टर्न पार्ट बोलते हैं। दूसरा जो बीच में आपका आता है वो हिमाचल प्रदेश वाला रीजन, वहां पे आपको इसको मिडिल बोलते हैं। और तीसरा जो अरुणाचल प्रदेश में आता है उसको ईस्टर्न पार्ट बोलते हैं, ठीक है ना, ईस्टर्न बॉर्डर। तो एलएसी का ये 3 डिवीजन है। अब क्या होता है कि इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी को लेकर कितना विवाद क्यों होता है, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं इसमें। जैसे कि 2-3 चीजें आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी बात ये आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी बात की पहला मुद्दा यह है कि जैसे इंडिया के अकॉर्डिंग लगभग 3800 समथिंग का बॉर्डर है, 3800 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसको चाइना बोलता है कि 2500 किलोमीटर के आसपास का है, ठीक है ना, 2500 किलोमीटर के आसपास का होता है। पहला इशू तो ये है, दोनों का बॉर्डर क्लियर नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, सबसे बड़ा रीजन कि क्यों बार बार पेंगोंग सो लेक के पास ही आता है सब कुछ। पेंगोंग सो लेक हमेशा न्यूज में रहती है। अब आपको मैं एक इतनी अच्छी चीज बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। पेंगोंग सो लेक बार बार क्यों न्यूज में रहती है और क्यों बार बार वहीं पे इतना ज्यादा अल्टरकेशंस होते हैं इंडिया और चाइना के बीच में, उसका रीजन ये है कि बाकी जगह जो बॉर्डर है वो तो लैंड बॉर्डर है, ओके, वो फिक्स्ड लैंड बॉर्डर है, लेकिन एलएसी का छोटा सा हिस्सा जो है आपका, वो आपका पेंगोंग सो लेक से भी गुजरता है, पेंगोंग सो लेक से, और वो वाटर बॉडी है, इसलिए वो फ्लूइड है, वो फ्लो करती है, वो तो रूट भी चेंज करती है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है कि पेंगोंग सो से थोड़ा सा उनका जो बॉर्डर है, एलएसी वाला रीजन है, वो वहां से पास करता है। इस कारण से वहां पे हमेशा अल्टरकेशंस बने रहते हैं, वहां पे एक दूसरे के खिलाफ ये क्लेम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द रीजन व्हाई अल्टरकेशंस अराइज इन द पेंगोंग सो रीजन, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। दूसरे रीजन जो अल्टरकेशंस के वो कुछ ये भी है कि अभी जो रिसेंट स्टैंड ऑफ हुआ लद्दाख वाले रीजन में, वो इस कारण भी हुआ क्योंकि चाइना जो है दे आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बाय इंडिया। वो खुद तो इलीगल तरीके से रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, जहां पे उनको नहीं करना चाहिए वहां पे उन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट कर ली। इनफैक्ट जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो भी वो 5 किलोमीटर तक अंदर घुस आए थे, उन्होंने उस टाइम को भी अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज किया था। तो एक ये रीजन है कि चाइना जो क्या करता है वो हमारी जो लद्दाख में रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी उसको रोकने का काम करता है। लास्ट ईयर इंडिया ने कंप्लीट किया था दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, डीबीओ रोड जिसे बोलते हैं। तो अगर आपको कई क्वेश्चन पूछ ले कि डीबीओ रोड क्या कनेक्ट करता है, तो ये लेह को काराकोरम पास से कनेक्ट करता है, याद रखिएगा। दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड इसे बोलते हैं, दौलत बेग ओल्डी रोड। तो दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड इसे बोलते हैं, और ये किसको कनेक्ट करता है, लेह को काराकोरम पास से कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने लास्ट ईयर कंप्लीट किया था। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स अ की लैंडिंग स्ट्रिप एट डीबीओ एट 16,000 फीट, वहां पे हम की लैंडिंग स्ट्रिप को भी होल्ड करते हैं। चाइना ने भी कंस्ट्रक्शन किया। चाइना ने तक कब किया था, मैंने आपको बताया ना कि 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ उस समय उन्होंने अपॉर्चुनिटी लेकर के यहाँ पर एंट्री कर गए थे 5 किलोमीटर तक। तो ये काफी ज्यादा जो टेंशन है वो इस कारण से राइज होनी बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज दैट इंडिया इज अंडरगोइंग। अब इंडिया भी अपग्रेड कर रहा है, जो रोड्स है वहां पे काफी कैचअप कर रहा है, काफी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, ठीक है ना, ताकि वहां पे टेरेन और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का बेनिफिट उठा सके। लेकिन चाइना जो है इट इज सेइंग दैट इंडिया हैज नो राइट टू कैरी
आउट दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी। वो खुद करें तो ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं कर सकता ऐसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ऐसा उन्होंने रोक लगाने की काम करें। इसी बात पे ऑथर का ये कहना है कि दिल्ली नीड्स टू रिमाइंड बीजिंग दैट द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट अंडरपिन्स ऑल द प्रीवियस एग्रीमेंट्स इज रिकॉग्नाइजिंग द राइट ऑफ म्यूचुअल एंड इक्वल सिक्योरिटी ऑफ द बोथ साइड। इंडिया को ये रिमाइंड कराना चाहिए बीजिंग को कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है दैट शुड बी दैट कि बोथ साइड्स हैव इक्वल राइट्स फॉर सिक्योरिंग द बॉर्डर्स ऑफ द टू रीजन। दोनों कंट्रीज का उतना ही रोल है, उतना ही राइट है अपनी कंट्री को सिक्योर करने का जितना चाइना का है, उतना ही इंडिया का भी है। सो दिस वाज द आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। चौथा आर्टिकल जो था वो था डबल डिजास्टर। ये था बेसिकली आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में जहां पे साइक्लोन अम्फान आया था। अम्फान का नेमिंग किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। और ये सुपर साइक्लोन था पहले। सुपर साइक्लोन जो होता है कैटेगरी 5 साइक्लोन होता है, कैटेगरी 5 साइक्लोन। इससे नीचे अगर आप जाओगे तो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन हो जाएगा, ओके, कैटेगरी 4 जिसे बोलते हैं। और ये जो स्केल होती है, इंटेंसिटी स्केल, वो कौन सी स्केल होती है? वो सैफिर सिम्पसन स्केल होती है। तो सैफिर सिम्पसन स्केल जो होती है वो स्टॉर्म इंटेंसिटी स्केल रहती है, जो कि बताती है कौन सा साइक्लोन कितनी इंटेंसिटी का था। तो दिस वाज अगेन द न्यूज आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस कर लिए। Okay, so that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.